तो आज हम लोग मैथ्स में सेट थ्योरी पढ़ेंगे। तो जनरल जो परसेप्शन है कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंस वाला एक चैप्टर है, मतलब ऐसा हम सभी सोचते हैं कि सबसे कम इंपॉर्टेंस वाला चैप्टर है, सबसे कम क्वेश्चंस मिलते हैं इससे, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा अपना वो एक जो व्यू है वो चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसको भी समझा जा सकता है, ठीक है। देखो नॉर्मली हम लोग क्या होता है, सेट थ्योरी पढ़ते हैं और आखिरी चैप्टर एक प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम कर लिया, कुछ वेन डायग्राम पढ़ लिया, कुछ डेरिवेशंस कर लिए, बाकी वो प्रेजेंटेशन ऑफ वो सेट्स पढ़ लिया, कहानी खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको देखो, सेट थ्योरी सेट है क्या, सेट तक पहुंचने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि ये सेट थ्योरी है क्यों। जैसे अगर आपसे पूछेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर √-1 का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था, वो किसी नंबर सिस्टम में फिट नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला। बिल्कुल ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों लिखा भाई, तो भाई जब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो एक लीनियर इक्वेशन में एक x² bx + c करके कुछ आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना पड़ा, है ना। आपसे पूछा जाएगा कैलकुलस क्यों, तो कहोगे भाई पहले वो प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन और साइमल्टेनियसली जब एडिशन आता था वो लंबे डिस्टेंस तक, तो वो मैनुअली करना इम्पॉसिबल टास्क होता जा रहा था, तो कैलकुलस हो गया। तो फिर ये सेट थ्योरी कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझना है कि ये एक तो सेट, ठीक है, और इसमें आप सबने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो एक सिंपल पॉइंट से इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सेट से शुरू करते हैं, है ना, कि यूनिवर्सल होता क्या है, यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, देन सेट पे पहुंचेंगे, फिर इक्वालिटी ऑफ सेट, फिर सबसेट और वो सारे कहानी, इंटरसेक्शन, यूनियन, और समझ पाओगे आप आखिरी तक, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भी एक थॉट डेवलप हो, है ना, कि भी है क्या, कहां से सोचना शुरू करें। तो यूनिवर्सल सेट से शुरू करते हैं। मैं दावे से कह सकता, आप कहीं भी बुक में देख लो, आप खुद से सोचना शुरू करो, मैं आपको आधे मिनट का टाइम देता हूं, आप सभी सोचिए यार यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कैसे करें। नहीं, व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। मेरे ख्याल से आपको पूरा दिन लग जाएगा इस एक स्टेटमेंट का एक सॉल्यूशन निकालने में। यह क्वेश्चन बड़ा आसान लगता है, व्हाट इज सेट, मतलब बहुत ईजी है ना, बट इसका आंसर करना बहुत टफ हो जाएगा अगर इसको सोचना शुरू करें। तो देखो, इसको आप ऐसा सोचो, जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाते हैं तो एक मैथ्स का पार्ट होता है जो लॉजिक है, ठीक है। अब अगर किसी भी चीज पे जाते हैं हम लोग, है ना, जहां पे किसी मेंबर के साथ डील करना है, किसी नंबर के साथ डील करना है, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ डील करना है, ठीक है। तो इसको अलाइन करने की तरीके से मैं ये कहता हूं कि भी अगर आप मान लो नंबर सोच रहे हो, मतलब आपकी पूरी कैलकुलेशन, मतलब आप जो कुछ कर रहे हो वो नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब नंबर से रिलेटेड है तो वी रेयरली थिंक अबाउट डॉग, एलिफेंट, कैट। भाई हम नंबर के साथ डील कर रहे हैं तो इस टाइम पे एलिफेंट, कैट, डॉग, बॉय ऐसा तो नहीं आएगा। अगर हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सपोज हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो अब सचिन, कपिल, फलाना ये आएगा, ठीक है। अब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अब इसमें नेल्सन मंडेला साहब तो नहीं आएंगे, गांधी जी तो नहीं आ जाएंगे ना। तो यहां से यूनिवर्सल सेट का एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, एक डेवलप होगा। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप स्कूल की बात सोचोगे, आप अपने साथ पढ़ने वालों की बात सोचोगे, ठीक है। अगर हम लोग पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, है ना, तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को समझोगे, या लीडर ओपोजिशन को सोचोगे, या आप अपने रीजन के जो रीजनल लीडर है उनको सोचोगे। नहीं, वहां पे आप शाहरुख खान को तो नहीं सोचोगे, ठीक है। तो एक जो नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग है वो क्या होता है कि जिस भी चीज के लिए सीख रहे, सोच रहे, समझ रहे, उसके प्रोस्पेक्ट में उसके अराउंड यूनिवर्सल सेट खींचना होता है आपको, ठीक है। कि अगर हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं तो भाई ठीक है, नंबर की बात कर रहे हैं तो किस तरह के नंबर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 के साथ डील कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाना चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। आप अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाना चाहिए, कि भाई यूनिवर्सल क्या हो जाना चाहिए आपके लिए, यूनिवर्स क्या हो जाना है जिसमें सारे वो एनिमल्स आ जाए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा ये आया कि जिस भी प्रोस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, जहां पे भी जिस भी चीज के हिसाब से बात कर रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर डिस्कशन में, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में, उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में जितनी भी चीजें आएंगी वो उस सेट के अंदर अवेलेबल हो, मतलब उस बॉक्स से बाहर कुछ भी ना हो, ठीक है। दैट इज यूनिवर्सल सेट। यहां तक समझ आ रहा है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, एक सिनेरियो बेस्ड एक चीज हो गया,
ठीक है, इसका फिर से कोई एब्सोल्यूट एक डेफिनेशन नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट एक कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, है ना। अलग अलग सिनेरियो के लिए हम लोग अलग अलग यूनिवर्सल सेट फिक्स करते हैं, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल सेट कैसे आएगा, यहां तक समझ आ गया इसको। इट इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है, और ये क्या होगा, सिनेरियो बेस्ड होगा, ठीक है। तो अब जैसे हमने यू फिक्स कर दिया, मतलब अब इसके बाद अभी जो भी बात करेंगे वो सभी यू से शुरू होकर यू पे खत्म हो जाएगा, मतलब वो सारी चीजें यू के अंदर अवेलेबल होंगी एज फार एज द मेंबर इज कंसर्न और द एलिमेंट इज कंसर्न, ठीक है। तो देखिए हमने यू लिख दिया, यू यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हम लोग सपोज इंटीजर की बात करें, मतलब हम लोग जो भी बात करें वो 1 है, 2 है, 5 आता है, कभी 9 आता है, कभी 10 आ जाता है, कभी 15 आ जाता है, कभी -10 आ जाता है, ठीक है, कभी सॉरी +15 आ जाता है, 95 आ जाता है, ऐसा आ रहा है। तो हमारे कैलकुलेशन में ये सब कुछ आ रहा है। या फिर मैं ऐसा कहूं कि और स्पेसिफिक हो जाते हैं इसमें कि जैसे लूडो देखे ना, लूडो खेल रहे हैं हम लोग, तो जब हम लोग लूडो खेल रहे हैं तो उसमें जो नंबर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, वो नंबर कैसा होता है 1 2 3 4 5 6। अगर आप लूडो खेल रहे हो तो देखना ये बेस्ट एग्जांपल है, यहां से आपको ज्यादा समझ आएगा कि भाई अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करेंगे, वो सब लूडो के आसपास होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास नंबर क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी आउट ऑफ 4 प्लेयर्स किसी को भी जो कुछ मिल रहा है वो या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट हो गया यहां पे, सीधा ऐसा लिख सकते, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा नंबर इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा जो उस सेट से बाहर है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एक सिचुएशन के लिए हमने यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर लिया। यहां तक समझ आया। अब इसमें क्या होता है, यहां तक लिख लिया। अब इसमें बात आएगी कि भी ठीक है, अब एक तो लिख लिया। अब जब एक बार हमने यूनिवर्सल सेट फिक्स कर दिया हुआ है, अब इसमें से सेट निकल के आएगा जो वेल डिफाइंड एक क्या होगा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होगा, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होगा, ठीक है। अब यहां पे कहते हैं कि यार अभी जिस पोजीशन पे हमारा गेम है वहां पे 4 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 6 आना चाहिए यार, ये बड़ी अच्छी बात होगी। अगर 4 और 6 आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, मैं अगर लूडो की बात कर रहा हूं तो कुछ ऐसा सिचुएशन बना हुआ था कि 4 और 6 आना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो 4 और 6 को एक सेट लिख सकते, तो उसको हमने ऐसा लिख दिया। तो देखो ये कहां से डिराइव हुआ, ठीक है। तो ये जो सेट लिखा हमने, ये पर्टिकुलर सेट यहां से निकल के आ रहा है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल होंगे, लिख सकते। अब यहां पे यार 1 2 3 तो नहीं आना चाहिए, इन तीनों केसेस में हमें बहुत परेशानी होगी, तो एक और सेट बना दिया कि भाई 1 2 3, ठीक है। अब यहीं पे कोई और सोच रहा है कि चलो यार कुछ भी आ जाए, 5 6 नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 उसको नहीं चाहिए, लिख सकते। कोई और होगा जो सोचेगा यार मेरे लिए, उस 4th पर्सन के लिए क्या चाहिए कि यार मेरे को 2 और 6 मिल जाता तो बहुत मजा होता, तो 2 6 लिख दिया। तो हमने अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमने डिफाइन किया सेट्स, वो ऐसा हो गया। तो देखो ये सभी अलग अलग सेट हो गए, ठीक है ना। तो ये सेट हो गए, दीज आर द सेट्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या था समझ आ रहा है। यहां पे कहीं भी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब लूडो केस में कि 7 आ जाए या 2.5 आ जाए, अगर ऐसा आता तो ये यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं होता। यहां तक समझ आ रहा है। सिमिलरली ठीक है, कोई बात कर रहा है, किसी भी नंबर की बात कर रहा है कि भाई वो 1 to 10,000 के बीच की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा 1 to 10,000, वो नंबर लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहां तक सबके समझ आया। तो ए बी सी डी, तो इसके बीच जो ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इट इज एलिमेंट,
इसको आप एलिमेंट लिख सकते हो, ठीक है। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि यार 1 1 1 4 4 4 ऐसा, मतलब एक बार एक है तो 4 है तो 4, 5 है तो 5, ऐसा लिख दिया हमने। तो सेट क्या हुआ, यहां तक समझ आ गया। यूनिवर्सल सेट क्या था, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ ये समझ के, सेट क्या हुआ ये समझ के, मेंबर क्या हुआ, एलिमेंट क्या हुआ ये समझ के, कैसे उसको लिखना है ये समझ आ गया। अब इसके बाद आएगी सबसेट की बात, ठीक है। तो सेट क्या होता था समझ आ गया। अब देखो सबसेट की बात लिखते हैं, है ना। तो सबसेट को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अगर कहीं पे लिख रहे हैं कि भी कुछ भी लिखा जाए, जैसे कि E इज द सबसेट ऑफ F, ऐसा लिख दिया। अगर इस तरह से लिखा हो तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। यहां तक समझ आ गया सेट क्या होता था, यूनिवर्सल सेट क्या होता था, ये तो सबके समझ आ गया है। वेरी गुड। अब देखिए सबसेट को कैसे लिखते हैं। अगर हमने ऐसा लिखा, इट मींस कि E इज द सबसेट ऑफ F, E इज द सबसेट ऑफ F, ठीक है। और यही कहीं आपने ऐसा लिखा देखा होगा, सिर्फ ये लाइन गायब कर दिया, ठीक है। एक बार क्या लिखा, E इज द सबसेट ऑफ F, और एक बार ऐसा लिख दिया। इसको क्या पढ़ेंगे, कई बार इसको भी सबसेट लिख देते। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे E इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ F। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। भाई एक सबसेट है और एक प्रॉपर सबसेट है, मतलब ये क्या है यहाँ पे, ये प्रॉपर सबसेट, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। फिर देखो पहले मैं कॉन्सेप्ट चलिए एक लॉजिकल लेवल पे समझा रहा हूँ, फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले समझिए कि भाई अगर E के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, इफ X इज द एलिमेंट ऑफ, इफ X इज द एलिमेंट ऑफ E, ठीक है, इफ X इज द एलिमेंट ऑफ E, इसको पढ़ते हैं इज एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू और बिलोंग इन द इनटू या फिर सिंपली इन, ठीक है। तो यहां से देखो X बिलोंग्स टू E लिख सकते। देन फॉर ऑल A, फॉर ऑल X, ठीक है, सभी X के लिए X क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ F। यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो देखो अगर X E का एलिमेंट है तो फॉर ऑल X, मतलब जितने भी X E के एलिमेंट्स थे, X मतलब एक पर्टिकुलर एक अननोन एक चीज बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो सारे X F के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या है, E इज द सबसेट ऑफ F। इसका मतलब क्या होगा, E इज द सबसेट ऑफ F लिख सकते। अब एक स्पेशल केस, if there exists some elements or at least one element in F, if there exists some elements or at least one element in F which is not the element of E, which is not the element of E. In this case, E is to be said that E is the proper subset of F. E is the proper subset of F. बात समझ आ रहा है, मतलब ये प्रॉपरली F के अंदर कंटेन है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि भी इफ E is equal to 1 2 3 4 and F is equal to 1 2 3 4 5 6, ऐसे केस में आप क्या कहोगे, E is the प्रॉपर सबसेट ऑफ F लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को। तो यहां ऐसा लिखने का मतलब क्या, E is the subset of F, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि भी F 1 2 3 4 भी हो सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। देखना अगर ऐसा लिखा हुआ है तो E इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ F, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ ये नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते, E इज द सबसेट ऑफ F। यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते ना। तो देखो
सबसेट होना, प्रॉपर सबसेट होना, इसमें क्या डिफरेंस था, क्या सिमिलैरिटी था, यहां तक समझ आ गया। तो देखो, यूनिवर्सल सेट, फिर सेट पे पहुंचे, ठीक है, सेट के बाद सबसेट पे पहुंच गए, सबसेट में क्या, नॉर्मल सबसेट, और फिर प्रॉपर सबसेट पे पहुंच गए, ठीक है। अब आता है इक्वालिटी ऑफ सेट्स, इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेट्स। अब अगर ऐसा लिखा जाए, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, देखना, मतलब यहां से एक अप्रोच डेवलप करेंगे जो सबसे मुश्किल चीज होता है सेट थ्योरी में, जो प्रूव करने वाला होता है। उसको नॉर्मली या तो हम छोड़ देते हैं या उसको बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, बट वो एक पूरा मैथमेटिकल एक अप्रोच डेवलप करता है, ठीक है। अगर एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स की अगर बात करें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो देखिए, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या, मतलब यहां से सोचना शुरू करें, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखने का कोई फायदा नहीं है। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर नहीं है, अगर सीधा अगर ये हर लाइन नहीं होता तो मतलब क्या होता, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इट मींस कि एटलीस्ट एक एलिमेंट बी में ऐसा होगा जो ए में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर एट द सेम टाइम मैं ये कह दूं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, A is the subset of B and B is the subset of A, इसका मतलब क्या हो गया, A के सारे एलिमेंट B में है, A के सारे एलिमेंट्स B में, और B के सारे एलिमेंट्स A में, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल है, तभी तो ऐसा हो सकता है ना। देखो, यहां से एक लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करो, बट एक बार ये आ गया तो बहुत आसान है कहानी, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैंने लिखा होता A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और B को लिखा होता 1 2 3 4 5, इस केस में ये तो लिख सकते थे हम, लेकिन ये नहीं लिखा जा सकता, ये लिखते तो गलत होता, अगर ऐसा लिख देते तो ये रॉन्ग होता। क्यों रॉन्ग होता, कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल हैं, ठीक है, बट बी के सारे एलिमेंट्स ए में अवेलेबल नहीं है, मतलब ये नहीं होता। मतलब इनफैक्ट यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इज प्रॉपरली कंटेंट इन बी। देखो, एक लॉजिक है, एक मतलब जो डेली लाइफ में जो यूज कर सकते हैं उसको फॉर्मुलेट किया गया, मैथ्स यही तो है, ठीक है, कि भाई ए क्या है, यहां पे ए के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल है, एक एक्स्ट्रा भी है तो एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा तो है, इट मींस कि ए इज प्रॉपरली कंटेंट इन बी। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मैथमेटिकल बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है, एलिमेंट्स के हिसाब से वो मैथमेटिकल होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ आए, तो ये लिखना इम्पॉसिबल टास्क था। तो अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं कि ए भी ऐसा है 1 2 3 और बी भी कितना है 1 2 3, लिख सकते। अब यहां पे आप लिख सकते यस, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो क्या होगा, बी इज द सबसेट ऑफ, यहां से ये भी लिख सकते। तो ये तभी हो सका जब इसके सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल थे, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसा कहीं पे मिल जाए तो हम लोग कह सकते कि ए और बी दोनों इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू बी लिख सकते, लिख सकते ना। यहां तक समझ आ रहा है। फिर यहां से देखो कई स्टेटमेंट्स आते हैं कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन ए क्या होगा। यहां तक समझ आ रहा है। तो देखो यहां से फिर एक वो अप्रोच जो सेट थ्योरी के वो डेवलप करते चले जाएंगे हम लोग। यहां तक सबके समझ आ रहा है, गुड। अब अगर हमने लिखा कि सपोज वी हैव 3 डिफरेंट सेट्स, है ना, वी हैव 3, एक चीज का याद रखें, जब भी हम लोग 3 4 5 सेट्स की बात करते हैं, वो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक यूनिवर्सल फ्रेम, एक यूनिवर्सल सेट। समझ आ रहा है। ऐसे नहीं कि देखो, अब अगर यहां से देखो तो कई यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। अगर हम लोग अपने माइंड की बात करें तो वो देखो कितने अलाइनमेंट वो करता है, तो कितने यूनिवर्सल सेट वो तैयार करता होगा। जब आप पढ़ने बैठे हो तो आपका यूनिवर्सल सेट आपके दिमाग का कुछ एक लिमिट तक होगा, अब पढ़ाई और इससे रिलेटेड चीजें सोच रहे होंगे, है ना। फिर खेलने जाते तो यूनिवर्सल सेट चेंज हो जाता है, फिर आप फिल्म देखने गए तो यूनिवर्सल सेट चेंज हो गया, ठीक है। अब अगर इस यूनिवर्सल सेट के एक सेट को उस दूसरे यूनिवर्सल सेट के एक सेट के साथ किसी मैथमेटिकल प्रोसेस में लेके आए तो मुश्किलें आनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई सेट्स अगर है, अभी जैसे हमने ए बी लिखा, एक और मैं सी लिखूंगा, डेफिनेटली वो सभी का रेफरेंस एक यू है, एक यूनिवर्सल सेट है, लिख सकते हैं। तो अब देखिए
अगर मैंने लिखा A is the subset of B, not proper subset, subset of B, and B is the subset of C, तो A और C को कैसे रिलेट करेंगे आप? बहुत आसान चीज है, लेकिन इसको जब फॉर्मूले जैसा दिया जाए कि बेटा इसको रट लो, बहुत मुश्किलें शुरू होती है, ठीक है। और अभी मैं पूरे दावे से कह सकता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने सेट थ्योरी की बहुत मतलब छोटा समझा हुआ है, मतलब बिना मतलब की चीज है यार, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंस की एक चीज है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने की जरूरत है सिर्फ, ठीक है। तो A इज द एलिमेंट, A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ C। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई अब A और C में क्या ऐसा रिलेशन आप दिखा दोगे भाई, तो देखो इसको फिर से सोचेंगे। A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में अवेलेबल है, ठीक है, और B के सारे एलिमेंट्स C में अवेलेबल है, मतलब A के सारे एलिमेंट्स C में जरूर अवेलेबल होंगे। इसको देखो, यहीं से वेन डायग्राम जो होता था उसका एक कॉन्सेप्ट जनरेट होना शुरू हुआ कि भी देखो इसको ऐसा लिखा गया, किसी एक पर्टिकुलर सेट को एक सर्कल से दिखाना शुरू किया। तो सपोज ये B है, देखना समझना, A इज द सबसेट ऑफ B, इट मींस कि A या तो B के इक्वल होगा, ठीक है, या B से छोटा होगा। इस बात को समझना, अगर इक्वल हुआ तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो या तो वो B के इक्वल होगा या B से छोटा होगा, मतलब कुछ एलिमेंट्स B में ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू A। और उससे भी बड़ी बात, एक इंपॉर्टेंट बात, कि A के सारे एलिमेंट्स B में अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो A के अगर सारे एलिमेंट्स B में अवेलेबल हैं तो B वेल बिहाइंड द B दिखना चाहिए, लिख सकते हैं ना। तो देखो ये A आ गया, यहां तक समझ आ रहा है। एंड B इज द सबसेट ऑफ C, B इज द सबसेट ऑफ C, तो मतलब B C का सबसेट है, मतलब B C के अंदर है। देखो कहीं पे भी अगर लिखा हो कि A इज द सबसेट ऑफ B, या तो A और B इक्वल है या A B के अंदर है, ये तो समझ आ रहा है ना। या तो A B के इक्वल है, A B के इक्वल कब हो पाएगा, जब हम लोग ऐसा लिख देंगे, ये दोनों अगर एक साथ वैलिड है ना, A इज इक्वल टू B, ठीक है, या फिर ये होगा A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, है ना। तो भाई एक अगर सिर्फ ये चीज लिखा हो तो ये कहना तो मुश्किल है कि A इज इक्वल टू B है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि A B के अंदर है, ठीक है। तो A B के अंदर है और B इज द सबसेट ऑफ C, इट मींस कि B C के अंदर है, लिख सकते। तो अब यहां से क्या दिख रहा है, A जो है ये भी बिल्कुल C के अंदर है, लिख सकते। इट मींस कि अगर ऐसा लिखा हो, इट मींस कि A इज द सबसेट ऑफ C, A इज द सबसेट ऑफ C। यहां तक समझ आया, ये कैसे लिखा आपने समझ आ गया, कर सकते। फिर यहां से सिस्टम मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता आपसे, ठीक है। तो अगर एक अप्रोच आपने डेवलप किया हुआ है, एक थॉट है, तो बिल्कुल कर सकते आप इसको। अब देखिए अब अगर ऐसा लिखा जाए, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C, ठीक है। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C। अब A और C को कैसे रिलेट करेंगे, फिर से डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही कुछ आना, ठीक है। देखो एक बार समझ आ जाएगा तो दुनिया भर के जितने मैथमेटिकल ये स्टेटमेंट्स हैं ये आपके समझ में होगा, इसको प्रूव कर पाएंगे आप, और जब भी जरूरत हो यूज कर पाएंगे। तो A क्या हो गया, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट होने का B का मतलब हो गया, अब यहां पे जो मैंने एक ऑप्शन बताया था ऐसा हो सकता है, अब मैं कॉन्फिडेंस से कहूंगा ऐसा ही है भाई, समझ आ रहा है। यहां पे जो ये था कि ये मैंने कहा था ना, A B के अंदर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, ये वर्ड यूज किया होगा, क्योंकि ये हमें नहीं पता लग रहा था कि यार ये प्रॉपर सबसेट है क्या, बट यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि यार A B का प्रॉपर सबसेट है, तो मतलब A B के अंदर है। और एक नॉर्मल स्टेटमेंट की बात करें तो A क्या हो गया, A इज प्रॉपरली कंटेंटेड इन B, मतलब कुछ एक्स्ट्रा तो B के पास है ही, अदर देन A के पास A कुछ है। तो अब ये पक्की बात, B और ये क्या है, A। अब यहां से क्या कह रहे हैं, C B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C, इट मींस कि B वेल इनसाइड द C दिखना चाहिए, लिख सकते। अब इससे साफ पता लग रहा है कि यस A जो है वो C के अंदर ही है, मतलब अगर ऐसा है तो आप कह सकते A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C।
इससे ये पता लग रहा है ए सी के अंदर है और सी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, सी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। तो ऐसा लिख सकते, यहां तक समझ आ रहा है। यहां पे ऐसा लिखना मुश्किल है, ऐसा नहीं लिख सकते, हो सकता है बट ऐसा लिख नहीं सकते। मे बी कि दो इक्वल हो जाए और जब इक्वल होगा तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेट एंड सबसेट, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, ये समझ आ गया। ये कैसे लिख सकते हैं समझ आ गया। अब इसमें मैं आपको कुछ सोचने के लिए एक टास्क दे रहा हूं, एक वर्क दे रहा हूं। आप सोचिएगा कि ऐसा लिख दिया अगर हमने, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, A is the subset of B and B is the proper subset of C. Then what between A and C? सोचिएगा, ठीक है। फिर और इसको मैं और चेंज करता हूं कि भाई A is the proper subset of B and B is the subset of C. Then A और C के लिए क्या लिखेंगे आप सोचिएगा। मैं एक अप्रोच में, यहां तक समझ आ गया सबको। A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब A B के इक्वल भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है, बट B डेफिनेटली C के अंदर है, ठीक है। तो A और C में क्या होगा ये बताना है, ठीक है। या तो प्रॉपर होगा या नहीं, मतलब क्या है वो आप खुद ही सोचना। देखो यहां से मैं दावे से कह सकता हूं, अगर 1% भी आपका इंटरेस्ट है तो जरूर सेट थ्योरम इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आप घर पे पढ़ना शुरू कर देंगे इसको, ठीक है। एग्जैक्टली यहां पे फिर एक चीज लिखा हमने, A सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ C, देन व्हाट बिटवीन A एंड C। इसको एक बार देखिएगा, यहां तक समझ आ गया। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, ठीक है। सेट के बाद सबसेट क्या होता है, मेंबर्स क्या होते थे, एलिमेंट्स क्या होते थे, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है, ये लिख सकते, गुड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नल सेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। यहां तक सबके समझ आ गया है। अब देखिए, इसको सोचना, मतलब इसको बहुत दूर तक खींच सकते हैं हम लोग नल सेट को, है क्या। नल सेट को नॉर्मली 5 से दिखाया जाता है, ठीक है। और या फिर इसको सिर्फ ऐसा लिख दो, ये एक ही चीज है, मतलब एक बिना एलिमेंट के खाली एक चीज है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, जब नल सेट में कोई एलिमेंट्स है नहीं, कोई मेंबर है नहीं, तो फिर इसको लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है। और हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप पढ़ोगे बुक में, वो क्या होता है, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द सेट ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, फ्रॉम द फिक्स्ड यूनिवर्सल सेट और द फॉर गिवन यूनिवर्सल सेट, ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। सेट क्या है, इट इज अ वेल डिफाइंड, ऐसा कलेक्शन कह सकते, सेट क्या कलेक्शन कह सकते। व्हाट इज सेट, इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विथ रेफरेंस टू गिवन यूनिवर्सल सेट। तो भाई स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ दिखता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं रहा है, करता हुआ दिखता है कि भाई वहां तो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इधर एलिमेंट्स तो है ही नहीं, सीधा सीधा है, लाठी तैयार बिल्कुल, है ना। कि भाई आप कह रहे हो कि वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और इधर एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, ये सेट इसको मानेंगे नहीं, नल तक तो ठीक है, कुछ नहीं है तो नल कह दिया, सेट क्यों लगा रहे हो उसमें, भाई चिल्ला तो सकते ही ना इस पे। तो देखो इसको समझना है, और इसको समझने के बाद फिर अच्छा मैथ्स ये होता है। देखिए नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है विथ रेफरेंस टू दैट गिवन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कि भाई एक यूनिवर्सल सेट यू गिवन है और इसके रेफरेंस में इसके पास कुछ नहीं है। तो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स कैसे हुए, जैसा हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, मैं एक मतलब देखो थॉट प्रोसेस जो है उसको एकदम खींचो, मतलब स्टेट ऑफ माइंड वाली चीज है ये, जितना ज्यादा खींचेगा उतना अच्छा कर सकते। एक वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, डार्कनेस, है ना। डार्क है क्या, डार्क का डेफिनेशन क्या हो सकता है। अब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसका क्या डेफिनेशन लिखोगे, भाई लाइट का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सच एंड सच इंटेंसिटी है, इस कलर की लाइट है, बड़ा कलरफुल लाइट है ना। अब मैं कहता हूँ डार्कनेस यूज करते हो, वर्ड क्यों यूज, डार्क तो होता ही नहीं, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, ठीक है ना।
तो एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन हुआ ना, वही चीज यहां पे आएगा कि भाई यूनिवर्सल सेट एक है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो आया कि भाई इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा। तो एक डेफिनेशन तो आया ना कि इस गिवन यूनिवर्सल सेट का कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है, वो ये कह रहा है। तो इसको वहां से रिलेट करिएगा, जैसा डार्क की बात की थी हमने कि भाई लाइट को अगर हम लोग की सिर्फ विजिबल लाइट की बात करें, है ना, जिसमें वो रेड टू वायलेट तक जाते हैं आप, है ना, वहां पे नल सेट का क्या इंपॉर्टेंस होगा। अब आपको लग रहा है ना कि नल सेट के बिना अगर मैं कह दूं कि भी जैसा मैंने शुरू किया ना ये जो सेट थ्योरी पढ़ना शुरू किया, अभी पढ़ाना आपको शुरू किया, तो हमने वहीं से बात की कि जहां भी सोच रहे हैं, जिस चीज की बात कर रहे हैं, है ना, इफ वी थिंक अबाउट द नंबर्स वी रेयरली थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्स। कि आप नंबर की बात करो, फेरारी और मारुति, इसकी बात तो नहीं करते ना। तो देखो वैसी बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें व्हाइट लाइट की बात करें, जो विजिबल लाइट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो विजिबल लाइट की जब बात करें तो ग्रीन आएगा, रेड आएगा, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, ग्रीन रेड ब्लू जो भी आता है 7 कलर्स आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जैसे कुछ लाइट आ रहा है, ग्रीन है, कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, वहां से इंटेंसिटी भी दिखा रहे हैं। अब वहां पे नल सेट का इंपॉर्टेंस समझ आएगा कि अगर कहीं पे लाइट नहीं हो, किसी एक रिजल्ट में, किसी एक आउटकम में इंटेंसिटी 0 हो जा रहा है, अब उसको कौन सा सेट में लेके आओगे। तो नल सेट की इंपॉर्टेंस समझ आई। तो नल सेट भी एक वेल डिफाइंड सेट है, उसके भी नंबर, उसके एलिमेंट्स के लिए एक डेफिनेशन फिक्स किया हुआ है। ऑल्दो कि उसके पास वो नहीं है, वो एलिमेंट्स नहीं है, बट उसके एलिमेंट्स के लिए एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये है कि भाई इस यूनिवर्सल सेट का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द नल सेट, दिस इज नल सेट। इसको 5 से लिखेंगे। यहां तक समझ आ गया। तो देखो कैसे लिखा हमने, यहां तक सबके समझ आ रहा है। अब इसके बाद आएगी सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, यहां तक हमने सीख लिया। अब प्रेजेंटिंग द सेट्स, प्रेजेंटिंग द सेट्स, वो अभी तक हम लोग बाय डिफॉल्ट कर मतलब एक करते आ रहे हैं, सेल को प्रेजेंट करना सीख लिया हमने, है ना। तो देखो एक तो क्या हो जाएगा, सीधे 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। एक क्या होगा, जब लार्ज नंबर पे नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, जब जैसे कि भाई A is a set of integers between 1 and 10,000 और B is a set of the integers between 2,000 to 36,000, क्या उसको लिख पाएंगे सारे नंबर्स, उसके सारे मेंबर्स को एक सेट के अंदर डायरेक्टली लिख पाना इम्पॉसिबल टास्क है। तो हम लोग वहां पे क्या कर लिख देंगे कि भाई ठीक है भाई, एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दिया, इंटीजर की बात करो तो ठीक है यार, यू जेड है, यू क्या है, जेड, इंटीजर। अब उसमें देखो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जेड, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जेड। देखो कैसे सेट को डिफाइन करेंगे, x is the set of element of z और x belongs to z such that x, अब वहां पे क्या कहा था, 1 से लेकर के 1000 तक है, 1 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 10,000, ऐसा इस सेट को डिफाइन किया जा सकता है, लिख सकते हैं ना। यहां तक समझ आ रहा है कि x जो है x एलिमेंट ऑफ z, बहुत क्लियर है कि वो इंटीजर ही है, ठीक है। ये क्योंकि हमें कहा गया था कि वो सीधे नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू 10,000 तक है वो सभी, तो हमने इसको ऐसा डिफाइन कर लिया, यूनिवर्सल सेट को सीधा z बना दिया और ये लिख दिया, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म है, दूसरा क्या है, टेबुलर फॉर्म होता है, ठीक है। उसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां तक सबके समझ आ गया, कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं। तो देखो अब यहां से कहानी शुरू करेंगे, जो ऑपरेशंस की बात होगी, है ना। यहां से देखो ये करना बहुत, ये जो आधे घंटे का लेक्चर था, ठीक है, इसको आप ऐसा को मतलब ये एक स्पार्क जनरेट कर देगा इस सेट थ्योरी में। एक जो अप्रोच है, मैं पूरी अथॉरिटी से कह सकता कि वो अप्रोच चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव चेंज आएगा वो, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे, जहां से यूजुअली हम लोग शुरू कर देते हैं वैसे कि इंटरसेक्शन एंड यूनियन लिख दिया, फिर वहां से नंबर लिखना शुरू कर दिया, फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहानी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहां तक सबके समझ आ गया। अब देखो ए इज इक्वल टू, एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, साथ साथ उसको मैथमेटिकल
लैंग्वेज में भी लिखेंगे, वेन डायग्राम भी साथ साथ समझते जाएंगे, ठीक है। 3 4 5, बी इज 4 5 6 7, सी पहले 2 से शुरू करते हैं, लिख लिया, ऐसा है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल सेट कुछ भी ले सकते हैं, 1 to 10 लिखते चल पड़ेगा, 1 to 7 लिखते चल पड़ेगा, 1 to 8 लिखते चल पड़ेगा। वो बहुत छोटा भी हो सकता, बहुत लार्ज भी हो सकता। हार्ड एंड फास्ट कंडीशन क्या है कि भाई जिस सिचुएशन के लिए, जिस सिनेरियो के लिए आप बात कर रहे हो, उसका कोई भी एलिमेंट उस फिक्स किए हुए यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो एक यूनिवर्सल सेट के लिए, तो यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली वेन डायग्राम के लैंग्वेज में एक रेक्टेंगुलर शेप देते हो आप, ठीक है, लिख दिया। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी इसके लिए लिख रहे हो वो सब इस डब्बे के अंदर आना चाहिए, ये यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो ए लिख दिया, लिख सकते। अब यहीं पे क्या के बी भी आएगा, बी भी यू के अंदर होगा। लेकिन अब एक थोड़ा सा एक ट्रिक क्या है कि ऐसा तो हो सकता है ना यार, ए के कुछ एलिमेंट्स बी के साथ कॉमन हो जाए, ठीक है, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखने की एक ट्रेडिशन है, एक मेथड है। तो यहां पे जब लिखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बी इससे बाहर नहीं हो सकता, ए भी इससे बाहर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि जरूर कि हमेशा ऐसा ही, अलग भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक देखो ऐसा लिख दिया। तो ये जो पार्ट है ये कॉमन एलिमेंट वाला पार्ट हो, कॉमन एलिमेंट्स वाला पार्ट हो गया। अब देख के पता लग रहा है ये इंटरसेक्शन हो गया। और जब इसको मिला दिया जाए, ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, लिख सकते। तो अब यहां से देखो अगर मैं ऐसा पुट करूं तो भाई 1 2 3, अब देखो 4 5 को कॉमन उसमें डाल दिया, 6 7 लिख सकते। तो जब दोनों मिल, जो डॉटेड लाइंस दिख रहा है, इट इज शोइंग ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी लिख सकते। तो ए यूनियन बी मतलब अभी इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिखना है। अभी देखो इस पूरे लेक्चर में कॉन्सेप्चुअल एक आइडिया दे दूंगा, एक लॉजिकल अप्रोच दे दूंगा, फिर इसको पूरे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना शुरू करेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं, या तो जब वो मैथमेटिकल जो सिंबल्स लिखे हैं कि कभी इन्वर्टेड ए लिखा हुआ है, कभी एप्सिलॉन लिखा हुआ है, कभी उल्टा एप्सिलॉन लिखा हुआ है, वहां से कंफ्यूज होना शुरू करते हैं। अभी पहले एक बार लॉजिक डेवलप कर ले, देन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूले से मैं लिखना शुरू करूंगा। देखना बिल्कुल एक एक चीज दिमाग में आ जाएगा। अब देखिए तो ए यूनियन बी मतलब, ए यूनियन बी मतलब समेसन, ए और बी को सम कर दिया। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये दो ऑलरेडी कवर्ड है, 6 7 लिख सकते। तो ये यूनियन हो गया, मतलब कॉम्बिनेशन। तो ये डॉटर लाइन से जो दिखा, और इंटरसेक्शन जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, 4 5 लिख सकते। तो देखो यूनियन का क्या मतलब हुआ, इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ, यहां तक तो समझ आ रहा है, कर सकते ना। अब यहां पे देखा जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करिए जिसमें आप सोचना समझना स्टार्ट कर लें। अब नंबर के साथ डील करें कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कहीं इसके हिसाब से नहीं, एक अलग एग्जांपल दे रहा हूं, 7, नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स इन बी इज 8 एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज 15। इसका मतलब तुरंत क्या आप इंटरप्रेट कर रहे हो, क्या समझ आ रहा है, आप तुरंत सोचो कि अगर ये लिखा हुआ है तो आप क्या पढ़ के बताओगे। आप तुरंत कहोगे कि भैया ए और बी दोनों अलग अलग रास्ते के, एक भी चीज कॉमन नहीं है। क्यों ऐसा लिखा, समझा, एक भी चीज कॉमन आप इसलिए कहोगे कि भाई 8 + 7 15 हो गया, मतलब इसके भी सारे एलिमेंट्स, इसके भी सारे एलिमेंट्स। अगर एक भी कॉमन एलिमेंट्स होगा तो तुम गलत कर रहे हो ना, कि एक एलिमेंट्स को 2 बार लिख दे रहे हो, ठीक है। ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों के बीच कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। तो यहीं से एक फॉर्मूला आ जाएगा कि ठीक है ये कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर कॉमन एलिमेंट्स होता तो क्या होता, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो देखो यहां पे जैसा लिखे, तो अगर इसमें देखें तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स इन ए इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज, देखो 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते। मतलब देखो ये 5 + 4 9 होना चाहिए था, बट कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है। मतलब पता लग रहा है यार 2 कॉमन होगा इसमें शायद,
ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि भाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, तक कहानी बंद हो जाती। अगर ये रूल नहीं होता कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते आप, ठीक है, लेकिन ये रूल है, इसलिए जो रिपीट हो गया उसको 2 बार नहीं लिखा जाएगा, तो इसलिए इसको सबट्रैक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ये आखिरी चैप्टर में पढ़ना है, ये है ना, सेट थ्योरी को मतलब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे उसको यूज करना है। और उसमें क्या होता है, नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस बेस्ड सॉल्यूशन लिख करके खत्म कर देते हैं। हम लोग यहां से शुरू करें, मतलब मैंने जानबूझ के ये पॉइंट बीच में इसलिए रखा कि हम लोग समझ पाए कि सेट्स के साथ डील कर रहे थे, तो सेट्स के साथ आखिरी चैप्टर का क्या रिलेशन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्या रिलेशन है ना। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि बिना क्लासरूम 10 स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, 20 स्पीक हिंदी, है ना, 15 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो वो है क्या, बस वही, अब आपका जो लाइन ऑफ जो थिंकिंग है, जो आइडियोलॉजी है अबाउट द सेट थ्योरी, वो चेंज होगा। आप अलग से सोचना शुरू करें, अच्छा ये यूनिवर्सल है, अच्छा ये सेट है, ये सबसेट है, और ऐसा ऐसा करना है हमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप सबके समझ आ गया होगा कि भाई कैसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इसको फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब ये जो भी हमने पढ़ा इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज दे देंगे। अब उस हिसाब से पढ़ना शुरू करके फिर अलग अलग जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, थ्योरम्स डिराइव कैसे करना है, मतलब वो सबसे मुश्किल टास्क होता है आपके लिए, वो बहुत आसान हो जाएगा, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कुछ नई चीजें आप शायद जनरेट कर लो उसमें, ठीक है। तो उसको डिराइव करना सीख लेंगे। वेन डायग्राम क्या है, थोड़ा आइडिया यहां से मिल गया आपको। वेन डायग्राम की अलग अलग चीजें कि ए बी सी है तो क्या हो जाएगा, फिर यहां से आगे बढ़ाएंगे इसको कि ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता तो क्या होता, ठीक है। उसके बाद उसको अलग अलग कैसे लिखते हैं, फिर ए डैश लिखना शुरू करेंगे, है ना, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना शुरू करेंगे, भी यूनिवर्सल में से ए को गायब कर दो, बी को गायब कर दो। अब ए डैश बी डैश, अब उसके बाद ये सेम ऑपरेशन कैसे ऑपरेट होएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कुछ नहीं सेट थ्योरी। और मैं आपको फिर वापस बता रहा हूं, अभी तक तो मैंने लैंग्वेज एक बताया, अब एक बिल्कुल स्ट्राइक करने वाला पॉइंट बता रहा हूं कि सेट थ्योरी पे ही बेस्ड है रिलेशंस। एक बार सेट समझ आए तब रिलेशन समझ पाएंगे, रिलेशन समझ पाएंगे तो ही फंक्शन समझ आएगा, और बिना फंक्शन मैथ्स होता नहीं है, ठीक है। पूरा कैलकुलस ले लीजिए, पूरा डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस जितना भी, मतलब पूरा फंक्शन बेस्ड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैथमेटिकल एक अप्रोच डेवलप करना है तो इसको जरूर खत्म करिएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मैंने वो देखा हुआ है चार्ट, वो नॉर्मली सेट थ्योरी उसके चार्ट में आता ही नहीं, उन्होंने सेट थ्योरी लिखा हुआ ही नहीं कि यार इसको रिवाइज भी करना है कि पढ़ना भी है, ठीक है। तो देखिए, अब मेरा जो बताना था, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा था मैंने आपको बताया, बाकी आपको क्या करना है आप देखिए इसको।